हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका अपने पॉलिटेक्निक स्मार्ट क्लास में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं लेके आया हूं मैथमेटिक्स में जो आपकी मैट्रिक्स जो चैप्टर हमने स्टार्ट किया है, मैट्रिक्स का पार्ट सेकंड है। तो आप प्लीज़ इसे देखें, क्योंकि जो हमने पार्ट नंबर फर्स्ट में जितने भी क्वेश्चन डिस्कस किए थे और जितने भी तरीके के हमने जो मैट्रिक्स देखे थे, उन सभी को डिटेल में हमने जाना है। तो दोस्तों, आज हम कुछ और मैट्रिक्स जानेंगे जो कि मतलब इक्वल के रूप में होंगे, जो समानता के रूप में होंगे। उसी के बारे में आज हम और जानकारी प्राप्त करेंगे दोस्तों। तो जुड़े रहिए मेरे साथ पॉलिटेक्निक स्मार्ट क्लासेस पे। तो दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर। जैसा कि दोस्तों, कल हमने जितने भी टाइप के जो हमने मैट्रिक्स डिस्कस किए थे, तो उसमें दोस्तों हमारा ये कुछ ट्रिक्स लेके आया हूँ जिससे आप पहचान सकते हैं कि मैट्रिक्स किस रूप का है। तो दोस्तों, जैसे कि हमने मैट्रिक्स डिस्कस किया था, जो स्क्वायर मैट्रिक्स। सबसे पहले हम बात करते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स की। तो दोस्तों, स्क्वायर मैट्रिक्स होता क्या है एक्चुअली में, कि इसमें जो रो और कॉलमों की संख्या क्या होती है, रो और कॉलमों की संख्या बराबर होती है। यानी कि रो और कॉलम की संख्या क्या होती है, बराबर। रो और कॉलम की संख्या बराबर होगी, यानी जितने रो होंगे, यानी रो मतलब ये वाली जो जितनी भी लाइन है ये बराबर होंगी, प्लस ये वाली लाइन बराबर होंगी। यानी रो और कॉलम बराबर होंगे, वहाँ पर क्या होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स। दोस्तों, अगला हम बात करते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। ये तो हो गया स्क्वायर मैट्रिक्स। अब बात करते हैं विकर्ण मैट्रिक्स। विकर्ण मैट्रिक्स में क्या होता है दोस्तों, विकर्ण मैट्रिक्स वहाँ होता है जहाँ पर स्क्वायर मैट्रिक्स तो होगा ही होगा। यहाँ पे क्या होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स तो होगा ही होगा, प्लस उसमें होगा क्या कि जो इसकी ये वाली जो लाइन होगी विकर्ण वाली, यानी कि मुख्य विकर्ण वाली जो लाइन होगी, उसमें मतलब उसमें नंबर होंगे। और बाकी जो बाकी सभी जितने भी एलिमेंट होंगे, यानी ये सभी एलिमेंट क्या होंगे, ये सभी एलिमेंट शून्य होंगे। कितने होंगे दोस्तों, शून्य। और ये वाली जो मुख्य विकर्ण वाली जो लाइन है, इसमें क्या होंगे, इसमें नंबर होंगे। बाकी सब एलिमेंट शून्य होंगे। और अब ये बात कर ली हमने मुख्य विकर्ण, यानी विकर्ण आव्यूह। विकर्ण से आप समझ लेना कि ये विकर्ण वाली लाइन मतलब नंबर पे होगी, लेकिन इसमें होगा क्या दोस्तों, कि नंबर सभी अलग अलग होंगे। इसको विशेष ध्यान देना है। यानी कि होंगे तो एलिमेंट सारे इसमें जीरो, बस विकर्ण की लाइन को छोड़ के बाकी सब एलिमेंट शून्य होंगे। लेकिन जो विकर्ण वाली लाइन होगी उस पर कुछ अलग अलग डिफरेंट नंबर होंगे। तो अगली हम बात करते हैं, अगली बात है अदिश आव्यूह। अदिश आव्यूह होती क्या है कि दोस्तों, इसमें क्या होता है, इसमें जो विकर्ण वाली जो लाइन होती है, यानी इसमें जो विकर्ण वाली लाइन होती है उस पर होते हैं सेम नंबर। कैसे नंबर, सेम। यानी 5 5 5, 3 3 3, 2 2 2, कुछ भी हो सकता है। यानी इस वाली जो लाइन में होंगे वो नंबर होंगे सेम नंबर। और बाकी सभी एलिमेंट कितने होंगे, 0 0 0 0। ठीक है दोस्तों। और ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। अगर स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं होगा तो ये हमारा अदिश आव्यूह नहीं होगा। ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं तस्मिक आव्यूह। तस्मिक आव्यूह मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसमें क्या होता है दोस्तों, इस मैट्रिक्स में होता है क्या है, ये मैट्रिक्स एक्चुअली में इसमें होता है, ये इसमें जो विकर्ण वाली लाइन है इसमें नंबर तो सेम होते हैं, ठीक है, जिस तरीके से अदिश में होते हैं। लेकिन परंतु इसमें एक चीज़ और है। क्या है, वो ये है कि इसमें सिर्फ एक ही नंबर होगा, यानी 1 1 1, सिर्फ 1। क्या होगा इसमें, 1 1 1, 1 1 होगा, जब ये मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स माना जाएगा दोस्तों। ये एक ट्रिक है। ऐसे ही अगली इस पे चलते हैं दोस्तों। इसमें क्या है, ये शून्य मैट्रिक्स है। अब देखो, शून्य मैट्रिक्स है, इसमें क्या है, सभी एलिमेंट कैसे हैं, शून्य 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 शून्य। ये आप समझ सकते हैं, इसमें शून्य शून्य होगा, मतलब सारे एलिमेंट शून्य होंगे। वो क्या है, वो शून्य मैट्रिक्स है, यानी कि जीरो मैट्रिक्स यानी नुल मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज हम बात करते हैं आव्यूह की समानता, यानी कि आव्यूह की समानता के आधार पर भी मैट्रिक्स को हम देखते हैं। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको दिख रहा है, आव्यूह की समानता यानी इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। यानी कि जब हम आव्यूह को देखते हैं कि ये मतलब एक आव्यूह ये दे रखा है आपको और एक आव्यूह ये दे रखा है, तो ये चेक करते हैं हम कि ये दोनों आव्यूह इक्वल हैं या नहीं। तो उसके लिए कुछ रूप हैं, तो उनको हमें जानना जरूरी है। ये 2 पॉइंट दे रखे हैं, इसको ध्यान से पढ़ें। इसमें दे रखा है समान कोटि के होने चाहिए। समान कोटि का मतलब यानी जितने इसमें रो और कॉलम हैं इस वाली लाइन में, उतने ही रो और कॉलम इसमें होने चाहिए। किसमें होने चाहिए, इसमें। यानी इसमें देखो 2 रो हैं, पहला दूसरा, इसमें भी 2 रो हैं, पहला दूसरा, इसमें कॉलम 2 है, पहला दूसरा, इसमें भी कॉलम 2 है, पहला दूसरा।
तो इस तरीके से क्या होना चाहिए, रो और कॉलम भी बराबर होने चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं दूसरा इसमें पॉइंट है कि उनके संगत अवयव भी बराबर हो। संगत अवयव मतलब जैसे कि एक ये मैट्रिक्स है, इसमें 4 3 2 1 ये है, इसमें भी 4 3 2 1। अगर ये बराबर बराबर है तभी ये इक्वल माना जाएगा। अगर मान लो यहाँ पे अगर आपने मान लिया, यहाँ पे मान लिया 5 हो गया, यहाँ पे ये वाला एलिमेंट इसके रेस्पेक्ट में क्या है डिफरेंट है ना, तो ये क्या इक्वल नहीं होगा दोस्तों, इसीलिए हम इसे अनइक्वल बोलेंगे। ठीक है, तो दोस्तों और भी हम आगे बात कर रहे हैं। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम। जैसे कि इसमें आपने देखा है कि ये वाला जो हमने क्वेश्चन लिया है, ठीक है दोस्तों, इस वाले क्वेश्चन में ये क्या कह रहा है, ये एक मैट्रिक्स दे रखी है, उसमें x y z t ये सभी एलिमेंट दे रखे हैं। अब दूसरी मैट्रिक्स में दे रखा है 1, दूसरी मैट्रिक्स में क्या दे रखा है 1 2 3 4। अब ये देखना है कि ये इसके इक्वल में है या नहीं। तो सबसे पहले हमारा पहला पॉइंट क्या है, समान कोटि की होनी चाहिए, यानी कि इनका जो ऑर्डर है वो क्या होना चाहिए, समान। इसका ऑर्डर है 2 × 2, यानी कि 2 रो हैं इसमें और 2 कॉलम हैं। इस वाले में इसमें 2 रो हैं 2 कॉलम है, यानी पहला नियम तो इसमें लागू होता है। लेकिन सेकंड नियम लगा के देखते हैं। सेकंड नियम में क्या है, सेकंड नियम कहता है इसमें उनके संगत अवयव भी बराबर हों। संगत अवयव जैसे कि यानी ये पहला एलिमेंट x है तो यहाँ पे भी x होना चाहिए, यहाँ पे y है तो यहाँ पे भी y होना चाहिए, यहाँ पे z है तो यहाँ पे भी z होना चाहिए, यहाँ पे t है तो यहाँ पे भी t होना चाहिए। परंतु ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। तो हम क्या बोलेंगे कि ये अवयव मतलब दोनों जो मैट्रिक्स हैं वो इक्वल नहीं है। अब अगर इसकी वैल्यू दे दे हमें कि x बराबर 1 दे रखा है, हमें y बराबर 2 दे रखा है, z बराबर 3 दे रखा है और t बराबर 4 दे रखा है, तो हम क्या कर सकते हैं, तो हम इसकी जगह पे पुट करके यानी इस मैट्रिक्स में वैल्यू का मान मतलब इसमें पुट करके हम क्या कर सकते हैं, ये मैट्रिक्स इक्वल कर सकते हैं। अगर देखो यहाँ पे x की जगह पे आप 1 रखेंगे तो यहाँ 1 हो जाएगा, y की जगह पे 2 रखेंगे तो यहाँ 2 हो जाएगा, z की जगह पे 3 रखेंगे तो यहाँ 3 हो जाएगा और y की जगह पे 4 t की जगह पे 4 रखेंगे तो यहाँ 4 हो जाएगा। तब ये मैट्रिक्स क्या होगा, इक्वल। जैसे कि इसमें दे रखा है होगा तभी यह मैट्रिक्स होगा, यानी अगर इसकी वैल्यू इतनी इतनी दे रखी हो तब ये मैट्रिक्स क्या होगा, इक्वल होगा, तभी ये मैट्रिक्स इक्वल होगा। ठीक है, अन्यथा नहीं। अगर इसकी वैल्यू इतनी नहीं दे रखी होगी तो ये इक्वल बिल्कुल भी नहीं होगा दोस्तों। तो आगे और देखते हैं हम क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। सेकंड क्वेश्चन में हमारा क्या दे रखा है, सेकंड क्वेश्चन में एक हमारी ये मैट्रिक्स दे रखी है जो 2 4 3 5 2 4 3 5 दे रखी है। अब इसके इक्वल में दे रखा है 2 4 3 5। अब ये देखते हैं इक्वल है कि नहीं। तो हमारा पहला जो नियम था वो कह रहा था कि इसके क्या होनी चाहिए, कोटियाँ समान होनी चाहिए। कोटियाँ मतलब ये यानी 2 रो हैं इसमें और 2 ही कॉलम है, यानी ऑर्डर कितना है 2 × 2 का, यानी 2 रो हैं 2 कॉलम है, तो हमारा ऑर्डर हो गया 2 × 2, यानी 2 रो 2 कॉलम। कोटि निकालने के लिए यानी ऑर्डर निकालने के लिए हम क्या करते हैं, पंक्तियों की संख्या इंटू स्तंभों की संख्या, ये हम क्या करते हैं फॉर्मूला लगा के देखते हैं। तो 2 × 2 इसका क्या है ऑर्डर, इसका ऑर्डर 2 रो है इसमें और 2 ही कॉलम है, तो ऑर्डर तो इसका समान है, इसका भी 2 × 2 है, यानी दोनों का ऑर्डर कैसा है सेम। तो पहला नियम फॉलो होता है। अब क्या बात बोली उसने कि इसकी संगत अवयव भी समान होनी चाहिए। संगत अवयव मतलब जैसे कि यहाँ पे 2 दे रखा है तो यहाँ पे भी 2 होना चाहिए, यहाँ पे 4 दे रखा है तो यहाँ पे भी 4 होना चाहिए, यहाँ पे 3 दे रखा है तो यहाँ पे भी 3 होना चाहिए, यहाँ पे 5 दे रखा है तो यहाँ पे भी 5 होना चाहिए। तो दोनों इसमें देखो दोनों में सेम है, तो ये क्या है, ये इक्वल है। जैसे कि नोट करके हमने एक पॉइंट लिखा है, अगर इन दोनों के सभी अवयव समान हैं तो यह समान अवयव होगा। अगर एक भी अवयव बदल गया तो समान तो बराबर नहीं होगा। यानी कि अगर इसमें एक भी अगर एलिमेंट बदल गया, यानी यहाँ 5 की जगह पे 6 आ जाए तो इसके रेस्पेक्ट में ये यहाँ 5 है, यानी यहाँ पे क्या है 5 इस जगह पे, 1 मिनट ऐसे दिखाता हूँ मैं, यहाँ पे 5 है और यहाँ पे अगर 6 हो जाए, क्या हो जाए 6, तो यहाँ पे ये वैल्यू बदल जाएगी एलिमेंट की, यानी संगत अब जो बदल जाएंगे इसके। तो बदलने से क्या होगा कि ये अवयव फिर इक्वल में नहीं रहेगा, सारे एलिमेंट उसके क्या होने चाहिए इक्वल में, यानी कि
पहले जो मैट्रिक्स में दे रखे हैं वही सेकंड मैट्रिक्स में होना आवश्यक है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन क्या है दोस्तों हमारा? थर्ड क्वेश्चन ये है, थर्ड क्वेश्चन हमारा ये है। थर्ड क्वेश्चन है ये कि पहली मैट्रिक्स दे रखी है -6 8 3 -5, ये दे रखा है 6 8 3 5। देखो मैट्रिक्स देखने में सेम लग रही है लेकिन एक्चुअली में है क्या यहाँ पे? यहाँ पे माइनस का 5 है और यहाँ पे 5 है। तो देखो दो, अब माइनस प्लस में अंतर है कि नहीं है? जब हम इसका मल्टीप्लाई वगैरह करेंगे तो इसमें कुछ वैल्यू मतलब निकल के आएगी, डिफरेंस निकल के आएगी या नहीं आएगी? तो इसीलिए यह अवयव क्या है? इक्वल नहीं है, क्योंकि इसमें अवयव समान नहीं है। तो दोस्तों मैंने जैसे कि बताया आपको एक नॉट इक्वल क्यों है? क्योंकि इसमें माइनस की वैल्यू है और उसमें प्लस की वैल्यू है 5। अब एग्जाम्पल नंबर लेते हैं 4। एग्जाम्पल नंबर 4 में क्या है कि जैसे कि ये दे रखा है, मैं पहला इसमें दे रखा है x+3 z+4 और 2y - 7 -6 a - k1 0 b - 3 -21 0। अब यहाँ पे 0 6 3y - 2 और -6 -3 2y - 2c और इसमें दे रखा हो तो x y z a, b तथा c के मान ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों सॉल्व करते हैं इस वाले क्वेश्चन को, हम देखेंगे किस तरीके से सॉल्व होगा ये वाला क्वेश्चन। तो इसमें पूछ क्या रहा है कि x, y, z, a, b तथा c के मान ज्ञात करने हैं हमें। a b c और x y z के मान ज्ञात करने हैं हमें। वो कैसे ज्ञात करेंगे? वो देखो, इस वाले जो ये वाला जो एलिमेंट है वो इसके रेस्पेक्ट में ये बराबर है, ठीक है, यानी बराबर होता है, ठीक है। ये वाला जो एलिमेंट है वो इसके बराबर होगा, ये वाला एलिमेंट है वो इसके बराबर में होगा, ये हम रखेंगे अभी, ठीक है। अब हमने क्या किया, रखा x+y रखा 0 के बराबर, ठीक है। z+4 रखा 6 के बराबर, 3y हाँ ये रखा इसके बराबर, यानी कि 2y7 रखा इसके बराबर, ठीक है। और -6 के बराबर -6 रखा। अब ये माइनस बी, यानी कि दिखा रहा हूँ 1 मिनट, a- रखा हमने, वो सॉरी a-1 रखा हमने -3 के बराबर, 0 रखा हमने 2c+2 के बराबर। अब b-3 रखा हमने 2b+4 के बराबर, -21 रखा -20 के बराबर और 0 रखा हमने 0 के बराबर, ठीक है। इस तरीके से हमने रखा और हमने अब इसमें क्या निकाला, हमने इसमें मान निकाले, x का मान निकाला, z का मान निकाला और y का मान निकाला, a का मान निकाला और b का मान निकाला और c का मान निकाला। हमें पूछा क्या था उसने कि a b c के मान और x y z के मान निकालो, तो वो हमने निकाल दिए हैं। अब क्योंकि आपको ये सॉल्व तो करना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं इसे सॉल्व कराऊंगा तो क्वेश्चन बहुत लेंथी हो जाएगा। तो दोस्तों ये सभी आपको सॉल्व करना है अपनी नोटबुक पे, ये आपके लिए होमवर्क है। और भी मैं क्वेश्चन कराता हूँ आपको। 5 वाला क्वेश्चन देखते हैं। 5 वाले क्वेश्चन में हमने क्या करना है, 5 वाले क्वेश्चन में ये दे रखा है मैट्रिक्स पहली 2a + b a - 2b 5c - d और 4c + 3d। अब इसके इक्वल में दे रखा है 4 -3 11 और 24, ये सभी एलिमेंट दे रखे हैं। तो हम क्या करेंगे, अवयवों की समानता की परिभाषा के अनुसार, यानी कि उसके ऑर्डर क्या होने चाहिए, यानी उसकी ऑर्डर क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए और उसके एलिमेंट भी बराबर होने चाहिए। तो देखो इसमें 2 रो हैं, सॉरी 2 कॉलम हैं, ये तो हमारे कॉलम हो गए। तो इसमें भी 2 कॉलम हैं, इसमें 2 क्या है, इसमें 2 क्या है, ये इसमें 2 रो हैं, इसमें भी 2 रो हैं, यानी इसका ऑर्डर तो बराबर है। अब इसका ऑर्डर बराबर, लेकिन इसके एलिमेंट बराबर हैं या नहीं, ये चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, ये चेक करने के लिए हम इसके एलिमेंटों को कंपेयरिंग करेंगे, यानी इसके इक्वल में इसके रखेंगे। तो इसके इक्वल में इसको रखा, इसके इक्वल में इसको रखेंगे, तो इसके इक्वल में इसको रखा, इसके इक्वल में इसको रखेंगे, तो इसके इक्वल में इसको रखा इस वाले को, और इसके इक्वल में इसको रखेंगे, यानी इसके इक्वल में इसे रखा। तो जब ऐसा रखेंगे हम, इस तरीके से सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करेंगे
देखो यहाँ पे इसको जब सॉल्व करेंगे, यहाँ से ए बी का मान निकालेंगे तो ए का मान निकलेगा कितना 1, बी का मान निकलेगा 2 और सी का मान निकलेगा 3। इसमें जब सी का मान और डी का मान निकालेंगे तो सी और डी का मान निकलेगा 3, 4। तो इस तरीके से इसको भी सॉल्व करेंगे। इसको ये वाला जो सॉल्व करने का वो ये हम पिछली कक्षा में पढ़ते हैं, यानी 11th में या 10th में पढ़ते हैं। तो आप प्लीज़ इसे अपने आप सॉल्व करें, ए और बी का मान निकालें इससे, ठीक है। हल करके जो ए और बी के मान निकालते हैं उसे आप अपने आप निकालें, ठीक है दोस्तों। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के, ठीक है। अब हम वैसे तो क्वेश्चन सारे ख़त्म हो गए, अब हम आते हैं जो हमारी प्रश्नावली है उस पर। प्रश्नावली पर आते हैं। प्रश्नावली में हमें पढ़ना क्या है दोस्तों, प्रश्नावली जैसे कि दोस्तों ये प्रश्नावली आपको दिख रही है, ये प्रश्नावली 12th क्लास में भी आती है और ये डिप्लोमा क्लासेस में भी आती है। तो 12th क्लास में आप पढ़ेंगे तो भी ये सवाल काम करेंगे, आपके ये क्वेश्चन है ये काम करेंगे, और डिप्लोमा क्लास में भी आपकी ये काम करेंगे दोस्तों। तो हम क्वेश्चन को 1 बाय 1 करके देखते हैं कि इसमें किस तरीके से जो हमने अभी नियम पढ़े थे वो इसमें किस तरीके से लागू होते हैं। तो पहला क्वेश्चन इसमें ये मैट्रिक्स दे रखी है 2, 5, 14, -7, 35, -2 और 5/2, 12, √3, 1, -5, 7। ये सभी मैट्रिक्स दे रखी है, मैट्रिक्स के एलिमेंट दे रखे हैं। अब इसमें ये पूछ रहा है, पहला इसका क्वेश्चन है कि आव्यूह की कोटि क्या होगी, यानी ऑर्डर क्या होगा इस, यानी उसमें रो और कॉलमों की संख्या क्या होगी। तो दोस्तों इसमें रो कितने होंगे 1, 2, 3। कितने रो है इसमें 3 रो तो हो गए 3। कॉलम कितने 1, 2, 3, 4 कॉलम हो गए, यानी 3 × 4। ये क्या हो गया इसका कोटि यानी ऑर्डर। अब बात करते हैं जैसे कि आपको अब इसमें सेकंड क्वेश्चन है इसका अवयव की संख्या, यानी कितने एलिमेंट हैं इसमें, टोटल एलिमेंटों की संख्या बतानी है हमें। देखो अभी जो मैंने बताया आपको ऑर्डर निकालने के लिए, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स निकालने के लिए नंबर ऑफ़ रो पता होना चाहिए हमको और नंबर ऑफ़ कॉलम। तो हमने नंबर ऑफ़ रो पता कर लिया 3 है, कॉलम कितने हैं 4, तो 3 और 4 को मल्टीप्लाई किया तो यह हमारा आ गया ऑर्डर। अब बात करते हैं अवयवों की संख्या, यानी कि नंबर ऑफ़ एलिमेंट कितने हैं इसमें। तो देखो रो और कॉलमों की जितनी संख्या होती है उसी को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो टोटल एलिमेंट हमारे निकल आते हैं। कितने एलिमेंट है इसमें 12। अब वो उसमें पूछा है उसने, इसमें देखो क्वेश्चन में उसने पूछा है कि A13, A21, A33, A24, A23 ये सभी हमें क्या करने हैं फाइंड। तो ये किस तरीके से फाइंड करेंगे दोस्तों, तो ये फाइंड करने का मतलब ये है कि हम जो सामान्यतः जो हमारी जो मैट्रिक्स होती है वो इस तरीके से होती है दोस्तों। जैसे ये कोई मैट्रिक्स है तो इसे मानते हैं A11, इसे मानते हैं A12, इसे 21, इसे 22, यानी कि पहला रो पहला कॉलम, पहला रो दूसरा कॉलम, दूसरा रो पहला कॉलम और दूसरा रो दूसरा कॉलम, इस तरीके से। तो हम इसमें देखेंगे ये हमारा 113 यानी A13 देखेंगे तो जो 1 है जो यानी A13 जो दे रखा है जो 1 होगा वो हमारा रो होगा और जो 3 होगा वो हमारा कॉलम होगा, यानी कि ये पता करना है हमें। तो हमें पता है क्या कि इसमें देखो इसमें पहला रो और तीसरा क्या पता करना है, पहला रो तीसरा कॉलम में क्या है, यानी पहला रो हमारा कौन सा है, पहला रो हमारा ये वाला है और तीसरा कॉलम होना चाहिए। तो देखो पहला रो ये है और कॉलम ये है, पहला रो ये यानी पूरी लाइन और कॉलम तीसरा ये यानी कॉलम 1, कॉलम दूसरा और कॉलम तीसरा, यानी इस लाइन में कॉमन कौन सा नंबर आ रहा है ये वाला, कौन सा नंबर ये वाला। तो ये हमारा क्या होगा A13 का जो एलिमेंट होगा वो क्या होगा 19, कितना होगा 19, ठीक है। अब ऐसी A21 निकालेंगे, यानी कि A2 का मतलब क्या है, A21 का मतलब है कि दूसरा रो पहला कॉलम। दूसरा रो पहला कॉलम कौन सा है दोस्तों, दूसरा रो पहला कॉलम है। इसमें देखो दूसरा रो पहला रो और दूसरा रो और कॉलम कौन सा है पहला, कॉलम कौन सा पूछ रहा है पहला। देखो दूसरा रो तो ये पूरा वाला है ये वाला, ठीक है।
अब उसमें जो कॉलम पूछ रहा है कौन सा, पहला, दूसरा रो पहला कॉलम, यानी 35 नंबर आएगा। कितना आएगा 35, कितना आया 35। इसी तरीके से इसी को देखेंगे, यानी तीसरा रो तीसरा कॉलम, तो ये आएगा -5, कितना आएगा -5, कितना है -5। ऐसे ही ए, यानी कि ए इसमें निकालेंगे तो ये हो जाए दूसरा रो चौथा कॉलम 12 आएगा, और इसमें दूसरा रो तीसरा कॉलम निकालेंगे तो 5/2 आएगा। आप निकाल के देख भी सकते हैं। अगला क्वेश्चन है इसमें दोस्तों, अगला क्वेश्चन है यदि किसी अवयव में 24 अवयव हैं तो संभव कोटियाँ क्या होंगी। यदि इसमें 13 अवयव हैं तो कोटियाँ क्या होंगी। यानी कि अगर 24 एलिमेंट हैं तो संभावित जो कोटियाँ होंगी, जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा। और अगर 13 अगर मान लो एलिमेंट हैं तो उसमें संभावित ऑर्डर क्या होगा। तो ये हमें डिफ़ाइन करना है। तो दोस्तों हम डिफ़ाइन करते हैं, जैसा कि स्क्रीन पर है लिखा हुआ है। देखो हल करना है हमें। कुल अवयव कितने हैं 24। जो ऑर्डर लिखते हैं, यानी कि जो कोटि निकालते हैं, वो कोटि क्या निकालते हैं, कोटि निकालने के लिए होता है कोटि बराबर पंक्तियों की संख्या इंटू स्तंभों की संख्या। तो हमें क्या पता करना है कि हमें कोई ऐसा ऑर्डर बनाना है जिसमें मतलब एक रो और एक कॉलम होना ज़रूरी है। ऑर्डर बनाने के लिए रो कॉलम होना ज़रूरी है। यानी हम मानेंगे ये हमने लिया 1,24, यानी कि पहला कॉलम मान लिया, और 24 तक हमने क्या मान लिया कॉलम। यानी पहला रो तो हो गया, लेकिन इसमें कॉलम का मतलब ये कितने नंबर होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 24 तक हो सकते हैं। यानी कि ये हमारा क्या है, संभावित कोटि है, हम मान सकते हैं इसको। ठीक है। अब इसमें दूसरे में क्या है 24 क्या है रो, और कॉलम क्या है, यानी इस तरीके से खड़ी लाइन लिखेंगे। इसमें लिखेंगे 24 एलिमेंट 1 2 3 4 5 6 24 तक। तो ये तो हमारा कॉलम, इसमें जो हमारे रो होंगे वो होंगे 24, कितने होंगे 24, यानी जो क्षैतिज जो लाइन होंगी वो होंगी 24, और एक वर्टिकल जो लाइन होगी, जो खड़ी हुई लाइन होगी, वो कितनी होगी 1। यानी कि इसमें रो हो जाएंगे 24 और कॉलम हो जाएंगे 1। इस तरीके से भी हम बना सकते हैं। ऐसे ही इसमें दे रखा है दोस्तों, इसमें दो रो हो सकते हैं और कॉलमों की संख्या कितनी हो सकती है 12। इस तरीके से इसमें भी 12,2 6,4 4,6 8,3 3,8। यानी कि इसका मतलब ये है कि एलिमेंटों की संख्या टोटल कितनी होनी चाहिए, एलिमेंटों की संख्या टोटल हमारी 24 होनी चाहिए। तो हम इन दोनों नंबरों को इस तरीके से लेंगे कि इनका मल्टीप्लाई करने पर एलिमेंटों की संख्या कितनी हो जाए 24। ऐसे दो नंबर लेंगे जिसको मल्टीप्लाई करने पर उनका जो टोटल निकले वो कितना निकले 24। तो 24 निकलेगा, यानी पहला निकलेगा 1 इंटू 4 1 इंटू 24, तो 24 हो जाएगा। और 24 इंटू 1 ये भी 24 हो जाएगा। और 2 इंटू 12 ये भी 14 हो जाए, ये भी 24 हो जाएगा। ये भी, यानी सारे जितने भी एलिमेंट यहाँ पे जो दे रखे हैं, जितने भी हमने जो ऑर्डर निकाला है अभी, ये सभी क्या है, ये सभी 24 हो जाएंगे एक दूसरे से, अगर इनके दोनों नंबरों को मल्टीप्लाई किया जाए तो। ठीक है। इस तरह संभावित जो कोटियाँ निकली हैं वो हमारी ये हैं। कौन कौन सी हैं, ये वाली 1,24 1,24 24,1 2,12 12,2 6,4 4,6 8,3 3,8। ये सभी क्या है संभावित कोटियाँ। यदि वो पूछ रहा है यदि इसमें 13 एलिमेंट हों तो संभावित कोटियाँ क्या होंगी। देखो दो ऐसे नंबर चुनने हैं जिनका मल्टीप्लाई करने पर 13 आए, तो यानी 1,12 यानी 1 और 12 का 1,13 का, सॉरी कितना इसमें एलिमेंट कितने 13। तो ऐसे दो नंबर चुनने हैं जिनका मल्टीप्लाई करने पे कितना है 13। तो 13 करने हैं, तो 13 करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, 1,13 कर सकते हैं तब भी 13 होगा, और 13,1 कर सकते हैं तब भी 13 होगा, और कोई अदरवाइज़ कोई नंबर नहीं है जिससे तो वो 13 बने। ठीक है। तो ये हम दो कर सकते हैं। तो इसमें जो ऑर्डर जो बन के आएगा वो क्या निकल के आएगा 13, वो 13 मतलब 13 इंटू 1 और 1 इंटू 13, ये दो ऑर्डर निकल के आएंगे इसमें। ठीक है, जैसे कि स्क्रीन पर दिख रहा है आपको। अब इसमें तीसरा क्वेश्चन है, यदि किसी अवयव में 18 अवयव हैं तो इसकी संभावित कोटियाँ क्या होंगी। संभावित कोटियाँ जैसे कि मैंने बताया कि अगर एलिमेंटों की संख्या 18 है तो दो ऐसे नंबरों को चुनते हैं जिनका मल्टीप्लाई करने पर एलिमेंट 18 बने। तो जैसे कि 1 इंटू 18 एंड 1 इंटू 18, और दूसरा है 18 इंटू 1, तीसरा है 9 इंटू 2, दूसरा है इसमें 2 इंटू 9,
और एक और है इसमें 6,30 वो 6,3 और ये वाला लास्ट दे रखा है इसमें 3,6। यानी कि इन सभी का अगर हम करेंगे तो ये दोनों जोड़ों का जो युग्म जो हमने बनाए हुए हैं इनका गुणनफल कितना होना चाहिए 18। यानी कि जो हम एलिमेंट जो टोटल एलिमेंट कितने होने चाहिए उसमें टोटल एलिमेंट होने चाहिए 18। तो हम दोनों नंबरों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 एलिमेंट बनेंगे हमारे। ठीक है, ये हमने पेयर बनाए हैं। ऐसे ही संभावित जो कोटियाँ निकल के आएंगी वो 1,18, 18,1, 9 मल्टीप्लाई 2 और 2 मल्टीप्लाई 9, 6 मल्टीप्लाई 3 और 3 मल्टीप्लाई 6, ये सभी निकल के आएंगे इसकी संभावित कोटियाँ। ठीक है दोस्तों, और देखो ये वाला क्वेश्चन हो गया, ये वाला भी हो गया। ऐसे इस तरीके से करेंगे। इसमें 5 है तो 1,5 और 5,5 1,5 होगा और 5,1 होगा। तो इसका जब संभावित कोटि निकालेंगे तो 1 × 5 और 5 × 1 इस तरीके से निकाल देंगे। ठीक है दोस्तों, आज के लिए हम इजाज़त चाहते हैं। आज के लिए इतना ही क्वेश्चन काफ़ी हैं, क्योंकि वीडियो हमारी मतलब ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, इसलिए आप लोग भी देखने में दिक्कत करते हैं। तो यहीं पे हम अपना ये ख़त्म करते हैं। लेकिन दोस्तों आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप लोग प्लीज़ हमारे पॉलिटेक्निक स्मार्ट क्लासेस को ज्वाइन कर लें, जो कि अब हम पॉलिटेक्निक क्लासेस स्टार्ट कर दी हैं। जो हमारे ये आज का दूसरा लेक्चर है मैट्रिक्स का। तो आप लोग अपने दोस्तों में इस वीडियो लेक्चर को शेयर किया करें, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो स्टूडेंट कुछ पढ़ने में मैथ में कमज़ोर होते हैं। तो आप लोग उन्हें यह अवश्य दिखाएं वीडियो, क्योंकि उनका भी कुछ भला हो सके। तो दोस्तों मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत।